यंग चेन ने कार का डिक्की खोला और अंदर से एक बड़ा सा प्रीमियम चाय का बॉक्स निकाला। उसकी आंखों में चमक आ गई। बोला, हर छोटा पैकेट 10,000 से ज्यादा का है। ये तो कुछ ज्यादा ही लग्जरी फील हो रहा है। चाय की खुशबू भी कमाल की थी। 50 पैक हैं, चलो एक बनाकर देखता हूँ कैसी लगती है। जैसे ही वो चाय का मजा ले रहा था, सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आया। नकारात्मक ग्राहक समीक्षा डिटेक्ट की गई है। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड एक्टिवेट किया जा रहा है। बधाई हो, आपको नंबर 1 रिवरसाइड विला मिला है। कृपया कल घर पर रहें। चाबी और कागजात डिलीवरी बॉय लेकर आएगा। यंग चेन खुशी से झूम उठा। नंबर 1 विला, रिवरसाइड विला एरिया उस साल की सबसे हाई एंड लोकेशन मानी जाती थी। कम से कम 50 करोड़ युआन की वैल्यू। ये स्कैम जैसा दिखने वाला सिस्टम वाकई में कमाल का है और ये चाय भी वाकई 10,000 की क्वालिटी की लग रही है। चाय का पॉट नीचे रखते ही यंग चेन ने देखा लाल बालों वाली एक लड़की जो काले शॉर्ट ड्रेस में थी, कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मैडम, आप कर क्या रही हैं? लड़की, जिसकी बॉडी काफी बोल्ड थी, ने नोटों की एक गड्डी हवा में लहराते हुए जोर से कहा, ड्राइवर, ये पैसे सब तुम्हारे हैं। उसका ये रूखा अंदाज देखकर यंग चेन ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, सॉरी मैडम, मैं बाइक टैक्सी वाला नहीं हूँ, मैं एक ऐप बेस्ड ड्राइवर हूँ। पहले बुकिंग करनी होती है। प्लीज उतर जाइए और किसी और कार को कॉल कीजिए। लड़की ने नाक सिकोड़ी और अकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ड्राइव करो तो बस ड्राइव करो। इतना बोल क्यों रहे हो? आज मैं यहीं बैठी रहूंगी, अब देखती हूँ तुम क्या कर लोगे। उसी वक्त एक लंबा, ज्यादा हैंडसम न लगने वाला लड़का बड़े बड़े पैरों के साथ मोबाइल पर बात करता हुआ पास आया और बोला, विंडो नीचे कर। लड़की घबरा गई और फुसफुसाई, खोलना मत, मैं आखिरी बार कह रही हूँ। अगर तुमने खिड़की खोली तो काट काट कर मार डालूंगी। बाहर खड़े बड़े पाँव वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए यंग चेन ने पूछा, क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़की ने फौरन इनकार कर दिया। यंग चेन ने बिना घबराए कार की खिड़की नीचे की। भाई साहब, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? वो लड़का चिढ़ा हुआ लग रहा था। बोला, क्या बेकार की बातें कर रहे हो? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जानते हैं क्या मतलब होता है? तेरी गर्लफ्रेंड? लड़के होश में हो, हम बस एक ब्लाइंड डेट पर गए थे। कब से मैं तेरी गर्लफ्रेंड हो गई? ब्लाइंड डेट? वाणी, तेरे पापा ने मेरे घर 5 मिलियन का कर्ज लिया है, चुका नहीं पा रहे और तू यहाँ नाटक कर रही है। चल बाहर निकल, होटल का कमरा बुक कर चुका हूँ, सब कुछ रेडी है, खिलौने भी लाया हूँ, मेरा मूड खराब मत कर। यंग चेन ये सब सुनकर हैरान रह गया। लड़की फटाफट बोली, देखा आपने, हम कपल नहीं है। अगर आपने मुझे इसके हवाले किया तो ये मेरा रेप कर देगा, आप भी दोषी माने जाओगे। अब तक बात काफी बिगड़ चुकी थी। वो बड़ा पाँव वाला लड़का यंग चेन पर हावी होने की कोशिश करने लगा। भाई, ये मामला तेरा नहीं है, डर मत, दरवाजा खोल। यंग चेन थोड़ा घबराया। मैडम, क्या पुलिस को कॉल करूं? मैं बस एक राइडिंग ऐप वाला ड्राइवर हूँ, आपके झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। ओफो, लड़की चीख पड़ी, कितना डरपोक है तू, खरगोश जैसी हिम्मत है। डरपोक? बेकार इंसान। हाँ हाँ, डरपोक ही सही, लेकिन तेरे बाप की तरह नहीं हूँ। मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं है और तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, चाहो तो पुलिस बुला देता हूँ। ठीक है, बुला लो। गुस्से में उस लड़के ने कार के दरवाजे पर जोर से लात मारी, फिर खींचने लगा। साली बाहर निकल, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। उसकी ये हिंसक हरकत देखकर कार में बैठी लड़की ऐसे चिल्लाई जैसे कोई जानवर कटने जा रहा हो। ओ नो! वो यंग चेन का हाथ पकड़कर चिपक गई। हल्के से उसके कंधे से लगते हुए रोती आंखों से गिड़गिड़ाई, भाई प्लीज गाड़ी चला लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। यंग चेन ने गहराई से उसकी ओर देखा, फिर ठंडे स्वर में बोला, ठीक है, पहले पुलिस को कॉल करो। मैं भी कॉल करना चाहती हूँ, पर अगर पुलिस आई तो मेरे घर वाले जुर्माना नहीं भर पाएंगे। तभी बाहर खड़ा बड़ा पाँव वाला आदमी अचानक झुककर कार की खिड़की से हाथ डाला और लड़की के बाल पकड़ ली। हरामी वाणी, तुझमें जरा भी शर्म नहीं बची? ठीक है, फिर यही कार में तेरा काम तमाम कर देता हूँ। फिर उसने यंग चेन से कहा, भाई दरवाजा खोल, चलो बाहर चलते हैं, पहले मेरा नंबर फिर तेरी बारी। यंग चेन कुछ नहीं बोला, चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की। बाहर वाला चिल्लाया, अबे साले, क्या कर रहा है तू? अगर उसे लेकर भागा तो इस शहर का जमीन जमीन छान मारूंगा तुझे ढूंढने के लिए और तुझे जान से मार दूंगा। मैं हूँ जॉन घेनी, डीआई ग्रुप का यंग मास्टर। यंग चेन ने एक्सीलरेटर दबाया और तेज रफ्तार में निकल गया। हाँ, डरा रहा है, मुझे तेरी कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरामी, गाड़ी रोक, तुझे देख लूंगा मैं, वो चिल्लाता रहा। थोड़ी दूर सुनसान इलाके में पहुंचकर यंग चेन ने कार रोकी। लड़की ने उसकी तरफ देखा और बोली, भाई तू तो बड़ा ही जबरदस्त निकला। मेरी तारीफ मत कर, मैं तुझमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आगे उतार दूंगा, तू खुद किसी और कार से घर चली जाना। अचानक एक काली गाड़ी उनके सामने आकर रुक गई, रास्ता ब्लॉक कर दिया। यंग चेन ने देखा वही बड़ा पाँव वाला लड़का पीछा करते करते फिर पहुंच गया था। वो चिल्लाया, सुन ले, अगर जिंदगी प्यारी है तो ज्यादा हीरो मत बन, नहीं तो तुझे भी निपटा दूंगा। लड़की घबरा कर बोली, भाई ये फिर आ गया, प्लीज मुझे मत उतारना वरना मैं मर जाऊंगी।
हालत देखते हुए यंग चेन ने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी तेज कर दी। उसने काले रंग की गाड़ी को काटते हुए आगे निकल गया। पीछे वाली गाड़ी घबरा गई, बैलेंस बिगड़ा और बाईं तरफ पलटते पलटते बची। लड़की हंसने लगी। देखो टकरा गया वो। कुछ दूर जाकर यंग चेन ने बस स्टॉप पर कार रोकी और बोला, अब बाहर निकलो। लड़की ने छाती आगे और पेट अंदर करके जैसे किसी रणभूमि पर उतर रही हो पोज मारते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम मुझे घर छोड़ोगे तो मैं तुम्हें अपना पहला प्यार दे दूंगी। उस हरामी के हाथ लगने से तो यही बेहतर है। लड़की ने फिर से यंग चेन की तरफ देखा, लेकिन यंग चेन उसके सारे अंदाजों से बेअसर रहा। थैंक यू, पर मुझे लग रहा है कि तुम मुझे किसी झमेले में फंसाने की कोशिश कर रही हो। इतनी आसानी से नहीं फंसता मैं डार्लिंग। चलो अब गाड़ी से उतर जाओ। डरपोक कहीं के, अंधा है क्या तू? वो भड़क गई। अगली सुबह रिवर साइड विला। गुड मॉर्निंग सर, ये रही आपकी प्रॉपर्टी ऑनरशिप सर्टिफिकेट, कॉन्ट्रैक्ट और विला की चाबियाँ। अभी थोड़ी देर में विला का टूर करवा देते हैं। प्लीज अपनी कार की चाबी दीजिए, हम फ्यूल फुल करवा देंगे। यंग चेन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल देखकर उसका मूड एकदम फ्रेश हो गया। सब कुछ सेट था, बस 2-3 जोड़ी कपड़े लाने की जरूरत थी, बाकी तो पूरा मजे का सेटअप था। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या मैं मिस्टर यंग से बात कर रही हूँ? मैं 1000 स्टार्स होटल ग्रुप की बोर्ड सेक्रेटरी हूँ। आपको कल दोपहर 3 बजे होटल के मेन हॉल में मुख्य बैठक में शामिल होना है। ठीक है, पहुँच जाऊंगा। यंग चेन मुस्कुराया। अभी तो मेरा असली लेवल अप शुरू हुआ है। अगले दिन 1000 स्टार्स होटल में। माफ कीजिएगा मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं यंग चेन हूँ। आप सभी शेयर होल्डर्स से मिलकर खुशी हुई। नमस्ते सर, कृपया बैठिए, एक महिला ने मुस्कुराकर कहा। हमें नहीं लगा था कि हमारे होटल का नया शेयर होल्डर इतना यंग, हैंडसम और प्रभावशाली होगा। हमें तो लगा था कोई बुजुर्ग बिजनेस टाइकून होगा। ये है मिस्टर ली वान हो, हमारे होटल के चेयरमैन, और ये हैं जोंग वू, स्कायर कंपनी से इन्वेस्टर। स्कायर? यंग चेन के मन में खटका, कहीं ये वही कंपनी तो नहीं जिसका बेटा कल उस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर था? चेयरमैन ने बात संभाली। क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। मिस्टर यंग, मैंने सुना है कि आपका और मिस्टर जोंग के बेटे का कल कुछ टकराव हुआ था। क्योंकि दोनों पक्ष यहाँ मौजूद हैं, आपस में बात कर लीजिए। मिस्टर जोंग ने सबसे पहले बात शुरू की। मेरा बेटा थोड़ा उग्र हो गया था। उम्मीद है कि मिस्टर यंग इस बात को दिल से नहीं लगाएंगे और उसे माफ कर देंगे। यंग चेन ने आंखें बंद की और कुछ सेकंड ऐसे बैठा जैसे किसी राजमहल का वारिस हो। सर, शायद आपको नहीं पता, आपका बेटा उस वक्त घमंड में ऐसे फूला हुआ था जैसे कोई मोर। अब आप चाहते हैं कि मैं उदारता दिखाऊं और सब भूल जाऊं, तो फिर मेरी इज्जत का क्या? चेयरमैन ली ने बात संभालते हुए कहा, मिस्टर जोंग, हमें स्काई ग्रुप और 1000 स्टार्स के भविष्य का भी सोचना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखें। अगर बात नहीं बन रही तो अपने बेटे से अभी माफी मंगवाइए। मिस्टर जोंग अचानक भड़क उठे। माफी? मेरे बेटे ने किया ही क्या है जो माफी मांगे? अगर उसकी ब्लाइंड डेट को कोई तंग कर रहा था तो क्या वो चुप बैठा रहता? क्या ये गलत है कि उसने उसका साथ दिया? यंग चेन ने चेयरमैन की ओर देखा और पूछा, मिस्टर ली, स्काई ग्रुप के अलावा कोई और एजेंडा है आज की मीटिंग में? नहीं। चेयरमैन ने सिर हिलाया। यंग चेन खड़ा हुआ और बोला, तो फिर मेरी पोजीशन क्लियर है। मैं स्काई ग्रुप की इन्वेस्टमेंट को मंजूरी नहीं देता। बस इतना ही, गुड बाय। पीछे से कुर्सियां खिसकने की आवाज आई। किसी ने गुस्से में बड़बड़ाया, ये लड़का तो हद से ज्यादा घमंडी है। मिस्टर जोंग मुंह बिचकाते हुए बोले, मैं पैसा लेकर आया हूँ और ये लोग मुझे ही एहसान समझ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इनसे भीख मांग रहा हूँ? चेयरमैन ली ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। गुस्सा मत कीजिए मिस्टर जोंग, यंग लोग हैं, थोड़ा जोश में रहते हैं। मैं खुद बात करूंगा उससे। आप भी अपने बेटे से कहिए, अगर एक सॉरी से मामला सुलझ जाए तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है, जोंग ने बेमन से कहा, मैं बात करूंगा। तो फिर आज की मीटिंग यहीं खत्म समझ। यंग चेन का मूड बड़ा शानदार था। एक हाथ जेब में, दूसरे हाथ में कार की रिमोट चाबी। चलते चलते सीटी बजाते हुए जैसे ही कार के पास पहुंचा, पीछे से किसी की आवाज आई, साले आखिरकार मिल गया तू। पीछे मुड़कर देखा, वही बड़ा सा पैर वाला लड़का, इस बार एक पूरे गैंग के साथ। हर किसी के हाथ में बड़ा सा बेसबॉल बैट था। सोचा नहीं था ना कि फिर मिलेंगे। देख लिया आज। यंग चेन ने मन ही मन बड़बड़ाया। अभी बाप से निपटा था, अब बेटा सामने आ गया। बेसबॉल बैट्स देखकर यंग चेन कुछ सेकंड के लिए चौंका। यहाँ क्यों आए हो? कल ही तो बोला था अगर तूने उसे भगाया तो जमीन खोद खोद कर ढूंढ लूंगा तुझे। मजाक समझा था क्या? यंग चेन ने मजाकिया अंदाज में पूछा। मतलब मारपीट करनी है? अभी नहीं, पहले तेरी गाड़ी का कबाड़ा करना है ताकि तुझे कल की बात याद रहे। इतना कहते ही सारे गुंडे गाड़ी की तरफ टूट पड़े और यंग चेन की कार के परखच्चे उड़ा दिए। यंग चेन शांत रहा। उसने फोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वो लड़का हंसते हुए बोला, क्या रिकॉर्ड कर रहा है? 4-5 गाड़ियों के पैसे दे सकता हूँ मैं, पर लीगल प्रोसेस में तुझे 6 महीने से 1 साल तक राइड सर्विस से बाहर रहना पड़ेगा। देखते हैं तब क्या खाएगा तू। उसी वक्त एक लाल रंग की कार तेजी से ब्रेक मारकर रुकी। गाड़ी से वही लड़की उतरी, कल वाली, और उसके साथ खड़ा था मिस्टर जोंग। सामने का नजारा देखकर मिस्टर जोंग ने मन में सोचा, ये दुनिया कितनी छोटी है। जोंग हैंगी, फिर से ड्रामा शुरू कर दिया तूने। क्यों तोड़ रहा है उसकी गाड़ी? मैंने तुझसे कहा था ना आज शाम को तेरे साथ चलूंगी। फिर भी ये सब, क्या ये सब तुझे मजेदार लगता है? बड़े पैर वाला लड़का बोला, हाँ बड़ा मजा आ रहा है। इस कमीने की कमाई पर लात मारना तो और भी मजेदार है।
क्या बात है, अब तुझे इस राइड ड्राइवर के लिए तरस आ रहा है? तू ही तो सस्ती हो रही है। आज इसी के लिए जान लेने वाला हूँ मैं, जोंग हैंगी। मेरा परिवार सिर्फ तुझे पैसे लौटाना बाकी है। अगर वाकई हम मजबूरी में न होते तो क्या तुझे पलट कर भी देखती मैं? इतने में जोंग लोंग आगे आया और बोला, इस लड़के की शक्ल तो सीधे फ्रॉड जैसी लग रही है। तुमने इसे नाराज क्यों किया? यंग चेन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कहानी थोड़ी लंबी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीटिंग तो खत्म हो गई ना? तेरी वजह से ही आया हूँ। अब्बा ने कहा है अगर माफी नहीं मांगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही रुक जाएगी। ये सुनकर यंग चेन ने हंसते हुए जोंग लोंग के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाया, अरे तुम्हारा परिवार तो बड़ा अमीर है ना, तो क्या तुम इस हैंगी को जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। इसकी फैमिली की कई प्रॉपर्टीज में हमारी कंपनी ने पैसा लगाया है। तो फिर अगर तुम चाहते हो बिना माफी मांगे ये मामला सुलझ जाए तो एक डील कर लेते हैं। तुम्हारी फैमिली वोंग हैंगी को लोन दे और मैं तुम्हारी फैमिली को होटल इन्वेस्टमेंट की इजाजत दे दूंगा। जोंग लोंग थोड़ा हैरान होकर बोला, पर तुम खुद उसे लोन क्यों नहीं दे देते? तुम्हारे पास तो होटल के 28% शेयर हैं, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। यंग चेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसा कि देख ही रहे हो मैं अब भी कार चलाता हूँ, सवारी उठाता हूँ, मतलब समझे? यंग चेन ने थोड़ा रहस्यमय बनते हुए उंगली होठों पर रखी। समझ जाओ। ठीक है, मैं कल सुबह 9 बजे उसके पिता को बुला लूंगा, मेरी कंपनी में आकर बात कर लें। सौदा तय होते ही यंग चेन ने वोंग हैंगी की तरफ मुड़कर कहा, कल सुबह 9 बजे अपने पापा को इनकी कंपनी में भेज देना। लोन की बात वहीं होगी। मिस्टर जोंग मान गए हैं, अब तुम दोनों बात कर लो, मैं इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। लड़की खुशी से उछल पड़ी, सीधे यंग चेन से लिपट गई। दोनों हाथ और पैर से उसका उभार सीने से लगकर साफ महसूस हो रहा था। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम्हें आखिरकार अक्ल आ ही गई। मैं तो समझ रही थी कि मेरे बड़े उभार और लंबी टांगे ही काफी हैं तुम्हें लुभाने के लिए। उसी वक्त जोंग हैंगी भड़क उठा, जोंग लोंग क्या हो रहा है? तुम्हारी फैमिली उसे पैसे क्यों दे रही है? क्या मुझसे दुश्मनी लेनी है? जोंग लोंग शांत लहजे में बोला, दुश्मनी कैसी? वो 1000 स्टार्स होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। हम 1 साल से उस ग्रुप में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इतनी आसानी से तो छोड़ नहीं सकते। हैंगी हक्का बक्का रह गया। क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? ये ओला उबर वाला बंदा उस होटल ग्रुप का मालिक निकला? जोंग लोंग ने धीरे से कहा, तू अब भी नहीं समझा? ये बंदा कोई आम इंसान नहीं, किसी बहुत ही बड़ी फैमिली का वारिस है। हैंगी के हाथ से डंडा गिर गया, टांगे कांपने लगी, सर पकड़कर बैठ गया। धत्ते तेरी, पक्का किसी रईस खानदान का लौंडा है। इधर जिन गुंडों ने यंग चेन की कार फोड़ी थी वो सब डरने लगे। यंग मास्टर जोंग, अब क्या करें? कहीं हम किसी गलत आदमी से तो नहीं उलझ गए? तुमने ही कहा था कार तोड़ दो, अब हमारी जिम्मेदारी तुम पर है। हैंगी अब एकदम शांत होकर जैसे कोई पालतू जानवर बन गया हो, सिगरेट सुलगाते हुए यंग चेन के पास आया। अरे हैंडसम भाई, तुम अगर शुरू में ही बता देते कि इतने बड़े होटल ग्रुप के मालिक हो तो मैं तुम्हारे सामने जुबान भी नहीं खोलता। यंग चेन ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, तू क्या समझता है हर कोई तेरी तरह है, हर जगह चिल्लाता फिरे कि मैं जोंगडी का बेटा हूँ? इतने में अंडरग्राउंड पार्किंग के गेट की तरफ से कुछ पुलिस वाले नीली वर्दी में आते दिखाई दिए। एक अफसर ने पूछा, क्या हुआ यहाँ? पुलिस को किसने कॉल किया? लाल बालों वाली लड़की ने हाथ उठाया, मैंने कॉल किया था सर। इस हैंडसम लड़के की कार को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, प्लीज इन्हें रोको। गुंडे अब और भी घबरा गए। एक ने कहा, हमने कार तोड़ी थी पर असली दिमाग वाला तो ये हैंगी है। हाँ हाँ पुलिस वालों, इसे पकड़ो, इसने कहा था तोड़ने को, हमें तो कुछ पता भी नहीं था। देखो ना सर, ये लोग तो दोस्त ही नहीं निकले, सीधे मुझे ही फंसा रहे हैं। पुलिस वाले सीधा हैंगी के पास पहुंचे। बता क्या हुआ, किसके कहने पर कार फोड़ी? हैंगी डरते हुए बोला, जी सर, मेरा नाम जोंग हैंगी है, मेरे पापा जोंग DI ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये लड़का मेरी गर्लफ्रेंड को भगा ले गया था तो मैंने उसकी कार तोड़ दी, बस एक सबक सिखाना था। सर प्लीज छोड़ दीजिए, अफसर ने सख्त लहजे में कहा। जोंग हैंगी, अगर समझदार है तो सीधे सीधे माफी मांग और जितना नुकसान किया है उसका मुआवजा दे, वरना जेल जाने को तैयार हो जा। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपस में सुलह नहीं होती। जोंग हैंगी को लगा वो बच गया, मगर तभी यंग चेन ने कहा, अब मुआवजा दो। हैंगी भड़क उठा, पहले कोर्ट फैसला करे फिर देंगे। ये सुनकर पुलिस अफसर गुस्से में दहाड़ा, दिमाग ठिकाने पर है? अगर केस कोर्ट तक गया तो समझ लो जेल की हवा खानी पड़ेगी, फिर न मुआवजा काम आएगा न माफी। हैंगी फिर वही पुराना राग अलापने लगा, सर जानते हो मेरे पापा कौन है? मैं जोंग डी का बेटा हूँ। पुलिस वाला अब पूरी तरह भड़क चुका था। तेरे बाप का नाम लेकर डराने की कोशिश मत कर, जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी को 5000 से ज्यादा का नुकसान पहुँचाना सीधा क्रिमिनल केस बनता है। अब सुलह करनी है तो ठीक, वरना अंदर चले जा। इतना सुनकर हैंगी की हेकड़ी निकल गई। ठीक है सर, मैं मुआवजा देता हूँ, लो पैसे पूरा दे रहा हूँ। बोलो कितने चाहिए? 1 लाख काफी है ना? यंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम ये मान रहे हो कि मामला सुलझाया जा सकता है? गलत, अब बात मुआवजे की नहीं इंसाफ की है। ये मामला तो कोर्ट में ही सुलझेगा। हैंगी बौखला गया। अरे ओ ड्राइवर, 1 लाख कम लगा, चल डबल करता हूँ, 2 लाख ले ले, तेरी गाड़ी की इतनी औकात भी नहीं, गरीब लालची आदमी। यंग चेन का चेहरा अब सख्त हो चुका था। ये पैसों की बात नहीं है, मामला सम्मान का है, न्याय चाहिए, सौदा नहीं। हैंगी चिल्लाया, क्या धमकी दे रहा है? कोर्ट में जाना है तो जा, मैं बड़ा बेटा हूँ, फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी है,
ना नौकरी करनी है ना डरना है। मगर बात वहीं नहीं रुकी। अचानक दो पुलिस वाले तेजी से आगे बढ़े, हैंगी को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। अब चल थाने, बहुत बोल लिए। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन के सुलह कक्ष में जोंग हेंगी और यंग चेन वहाँ खड़े थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी जोंग हेंगी का पिता आ गया। मैं जोंग हेंगी का पिता हूँ, सुलह करने के लिए आया हूँ। जो ही उसने यंग चेन को देखा, जोंग हेंगी के पिता ने बिना कोई समय गंवाए कहा, सीधे मुद्दे पर आते हैं। कितना चाहते हो, बस कीमत बताओ। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। उन्हें लगता था कि पैसे से सब कुछ सुलझा सकते हैं। सीधे मुद्दे पर, बिना कोई बहस किए। जब यंग चेन सम्मान और न्याय की बात कर रहा था तो उसने हंसी के साथ जवाब दिया, जैसा बाप वैसा बेटा। तुमने मुझसे माफी तक नहीं मांगी, क्या यही तुम्हारे परिवार का तरीका है? फिर गुस्से से यंग चेन ने आगे कहा, तुम्हारी एटीट्यूड बहुत बुरी है, तो अब इसका खामियाजा भुगतो। मैं इस केस को खत्म करने तक नहीं रुकने वाला। पैसे से मेरे सम्मान को खरीदने का मत सोचना। तभी अचानक जोंग हेंगी के पिता ने निर्णायक रूप से कहा, 500,000 काफी है क्या? यंग चेन ने चिढ़ते हुए कहा, ये बहुत ज्यादा है। मैंने पहले ही कह दिया था कि पैसे से यह नहीं सुलझेगा। क्या तुम्हारी सुनवाई की शक्ति खत्म हो गई है? फिर गुस्से से उसने कहा, 1 मिलियन ले लो, मेरे पास और कुछ नहीं है। अगर मेरी कंपनी संकट में नहीं होती, क्या तुम समझते हो कि मैं तुमसे बात कर रहा होता? और गुस्से से कहा, बड़ा लालची आदमी हो तुम। फिर यंग चेन ने फैसला किया कि अब वह इस बहस को खत्म करेगा। वह पुलिस वाले से मुड़ा और कहा, ऑफिसर, क्या अब मैं जा सकता हूँ? पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया, हाँ, बस इस समझौता न करने के दस्तावेज पर साइन कर दो। फिर पुलिस इसे नियमों के अनुसार संभालेगी। इस बार जोंग हेंगी के पिता को कोई और रास्ता नहीं मिला। जोंग हेंगी के पिता ने गुस्से में आकर मेज पर हाथ मारा। तुम बच्चों को अपनी हदें जाननी चाहिए, कुछ इज्जत बचा के रखो ताकि फिर कभी बिना असहज हुए मिल सके। उनकी आवाज में गुस्सा था और हाथ थोड़ा कांप रहा था। तुम अभी जवान हो, लेकिन इतना घमंड, इस तरह तुम्हारा भविष्य कहीं अंधे मोड़ पर खत्म हो सकता है। यंग चेन का चेहरा बिल्कुल नर्म नहीं पड़ा। वह चुपचाप समझौता न करने की पत्रिका को छीनता हुआ बोला, इन बकवास बातों को अपने बेटे के लिए छोड़ दो। अगर तुमने कहा है तो अब मुझे जाने दो। मैं 5 साल की उम्र से ऐसी धमकियां सुनता आ रहा हूँ। ये सब मुझ पर असर नहीं डाल सकती। मेरे तो कर्जदार भी मुझे डराते नहीं, तो तुम क्या हो? तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये कहते हुए यंग चेन मुड़ा और बाहर की ओर चलने लगा। चलते हुए उसने हाथ लहराते हुए कहा, कोर्ट में मिलते हैं। जोंग हेंगी के पिता और भी गुस्से में आ गए। तुम सिर्फ इंतजार करो। उनका गुस्सा इस बात पर था कि यंग चेन की कार ही उसकी आजीविका थी और वह भी बुरी तरह से टूट गई थी। अब यंग चेन को वही घर बेचकर कार ठीक करनी होगी। सिस्टम ने कल ही उसे एक नया घर दिया था। वास्तविक संपत्ति कार्यालय में श्रीमान यंग घर की तस्वीरें ले ली गई हैं। यह रहे आपके चाबियां। कीमत के बारे में क्या आपको कोई आपत्ति है? अगर हो तो हम इसे संशोधित कर सकते हैं। यंग चेन ने कीमत को सही माना और कहा, कोई जरूरत नहीं है, ऑफिस को ही मूल्य तय करने दो, सिर्फ मार्केट प्राइस पर बेच दो। तो मैं अपना प्यारा घर तुम्हारे हवाले करता हूँ। अगर कोई समस्या हो तो मुझे कॉल कर लेना। यंग चेन ने ये निर्णय लिया कि अब उसे घर बेचना पड़ेगा ताकि वह अपनी कार की मरम्मत करवा सके। कार के बिना वह ग्रैब के लिए कैसे ड्राइव करेगा? वह कुछ राइड्स लेकर पैसे कमा सकेगा और फिर बाद में एक और घर ले सकेगा। लेकिन अब यंग चेन को एक नई कार खरीदनी थी। वह और देरी नहीं कर सकता। वह इधर उधर घूमते हुए अचानक सोचा, क्यों ना मैं एक नई ऊर्जा वाहन खरीद लूं। मेरे पास अब पैसे हैं तो क्यों ना एक नई और बेहतर कार खरीदूं। तभी उसकी फोन से एक डिंग की आवाज आई। सिस्टम की लड़की फिर वापस आई। इस बार मेरे लिए क्या अच्छा समाचार है प्रिय? यंग चेन खुशी से बोला, हाँ, सिस्टम ने यह पाया है कि होस्ट को एक और अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा मिली है। ये समीक्षा अत्यधिक खराब है। इसके साथ एक इनाम अनलॉक हुआ है। इस बार का तो बड़ा ही जबरदस्त इनाम है। यंग चेन उत्साहित होकर बोला, धन्यवाद प्रिय, मुझे ये बड़ा उपहार क्या हो सकता है? सिस्टम ने जवाब दिया, बधाई हो होस्ट, आपको एक लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी मिली है जो बाहर खड़ी है। यंग चेन आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था, आंगन में कॉफी पीते हुए दृश्य का आनंद ले रहा था। अचानक दूर से विला नंबर 8 से आवाज आई, जी हाँ मिस, खाना तैयार है, कृपया आकर खा लीजिए। और फिर वह मुड़ी और उसने पूछा, आंटी, मैंने जो विला नंबर 1 के मालिक के बारे में आपको जांच करने को कहा था, क्या आपने किया? आंटी ने उसे जवाब दिया, जी हाँ मिस, मैंने सुरक्षा गार्ड से पूछताछ की और जो जानकारी मिली उससे पता चला कि विला नंबर 1 का मालिक बहुत ही युवा है, संभवतः सिर्फ 18 साल से ऊपर, लेकिन उम्र का पता नहीं चल पाया। और उसकी कार मुझे नहीं पता कि कौन सी है, लेकिन वह दिखने में बहुत पुरानी है। वह किसी अमीर इंसान जैसा नहीं लगता। मिस जू युनोंग ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर वह अमीर नहीं होता तो इस क्षेत्र में विला में कैसे रहता? वह शायद एक सामान्य व्यक्ति है जो दिखावा नहीं करता। हो सकता है वह किसी शक्तिशाली परिवार का युवा मालिक हो। फिर जू युनोंग ने कहा, आंटी सुनो, वहाँ 2 बोतल शराब लेकर जाओ और उसे शुभकामनाएं दो। बस ज्यादा जासूसी मत करना, सिर्फ इतना इशारा करो कि वह जान सके कि हम नंबर 8 से हैं, समझी? ध्यान रखना, ज्यादा उकसाओ मत। जी हाँ मिस, अभी जाती हूँ। आंटी तुरंत यंग चेन के घर की ओर बढ़ गई। दरवाजे की घंटी बजी। यंग चेन दरवाजा खोलने गया। वहाँ उसे विला नंबर 8 की आंटी खड़ी दिखाई दी। नमस्ते सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मैं विला नंबर 8 से हाउसकीपर हूँ।
जो आपके घर के सामने है। मेरी यंग मिस ने आपको कुछ उपहार भेजे हैं ताकि हम नए पड़ोसियों से अच्छी शुरुआत कर सकें। कृपया इन्हें स्वीकार करें। आपको कोई परेशानी नहीं करनी चाहिए थी। उपहारों की कोई जरूरत नहीं थी। बस एक छोटी सी मुलाकात और स्वागत काफी होता। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी यंग मिस का नाम क्या है? यंग चेन ने नम्रता से पूछा। जी हाँ, मेरी यंग मिस का नाम जू योंग है। वह हमारे परिवार की एकमात्र बेटी है। उम्र 20 साल से कुछ ऊपर है, लेकिन सही उम्र आप खुद उनसे पूछ सकते हैं, हाउसकीपर ने उत्तर दिया। मुझे खुशी है कि आपकी यंग मिस इतनी विचारशील है। फिर तो कृपया अंदर आइए और थोड़ी देर आराम कीजिए। यंग चेन ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना होगा। यंग मिस ने सिर्फ मुझे आपको अभिवादन देने और फिर सीधा लौटने को कहा था। मुझे नहीं चाहता कि मुझे डांट पड़े। हम पड़ोसी हैं, भविष्य में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। श्रीमान यंग, कृपया आराम करें, अब मुझे वापस जाना होगा, हाउसकीपर ने जल्दी से कहा और चल दी। वह वापस अपने घर गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जू योंग इंतजार कर रही थी। कैसा रहा आंटी? वह बहुत युवा और हैंडसम था। वह बिल्कुल एक टॉप क्वालिटी यंग मास्टर है, कोई दिखावा करने वाला नहीं। मैंने उसे 2 बोतल शराब दी और वह खुश हो गया। मुझे यकीन है कि वह कुछ दिन में आएगा। आंटी ने पूरी जानकारी दी। ये बहुत अच्छा है आंटी, आप हमेशा बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक है, अब आप आराम कर सकती हैं, जू योंग ने प्रसन्न होकर कहा। अब जू योंग को यकीन था कि विला नंबर 1 का मालिक कुछ ही दिनों में आकर उनकी मेहमान नवाजी का जवाब जरूर देगा। वह पूरी तैयारी करने में जुट गई। दूसरी ओर यंग चेन आराम से बैठा हुआ था, शराब पीते हुए सोच रहा था कि अब उसे कुछ और यात्राएं करने के लिए बाहर निकलना चाहिए ताकि कुछ और सवारी ले सके। आज का दिन अच्छा रहेगा, यंग चेन ने मन ही मन कहा। वह आज काफी आलसी था, सुबह से शराब पी रहा था और गाड़ी नहीं चला रहा था। लेकिन इस बीच युवा शेन को एक राइड रिक्वेस्ट मिली और वह सिनेमा तक पहुंचा। वहां 2 यात्री थे। गाड़ी में पहुंचते ही युवा शेन ने उनका स्वागत किया। स्वागत है प्रिय यात्रियों, कृपया गाड़ी में बैठ जाएं और अपनी सीट बेल्ट बांध लें। जैसे ही महिला यात्री पीछे की सीट पर बैठी, उसने कहा, ड्राइवर, मैं फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, क्या आप मुझे यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री के गेट तक ले जा सकते हैं? वह 10:30 बजे बंद हो जाती है। कृपया थोड़ा तेज चलाइए, नहीं तो मैं बाहर फंस जाऊंगी। सिस्टम कहता है कि वहां पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। ये 15 किलोमीटर दूर है। मैं तेज कैसे चला सकता हूँ? युवा शेन ने सोचा। महिला यात्री के बॉयफ्रेंड ने कहा, कृपया सर, मेरी गर्लफ्रेंड का डॉर्मेट्री जल्दी बंद हो जाता है, कृपया मदद करें और थोड़ी तेज गाड़ी चलाएं। आप कर सकते हैं, बस तेज चलाइए। लेकिन वह शेन से गाड़ी तेज चलाने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि जानबूझकर उन्हें देर से पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। युवा शेन को समझ आया कि वे समय पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन लड़की का चेहरा देखकर उसने फैसला किया, चलिए, क्योंकि आप इतनी प्यारी हैं, मैं जितना तेज हो सके गाड़ी चलाऊंगा। मजबूत पकड़ के बैठिए आप दोनों। लड़की ने खुशी से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा बिगड़ गया। साला, ये ड्राइवर तो मेरी प्लानिंग ही खराब कर रहा है। वह मन ही मन कुड़बुड़ाया। जैसे जैसे शेन ने स्पीड बढ़ाई, लड़के की झुंझलाहट भी बढ़ती गई। अगर तुम 10:30 से पहले डॉर्मेट्री नहीं पहुंचे तो 1 पैसा भी नहीं दूंगा, और हाँ, वापस हमें वहीं छोड़ना पड़ेगा जहाँ से उठाया था। शेन चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। तभी सामने वाली सीट पर बैठी यात्री ने चौंक कर कहा, हट, क्या कहा तुमने अभी? लड़के ने हल्की हंसी में जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, डराने के लिए कहा ताकि ड्राइवर तेज चलाए। अब जोर से मत बोलो। युवा शेन अब सब समझ चुका था। इतनी आसानी से मुझसे पैसे नहीं बचा पाएगा तू बच्चू, उसने सोचा। चिंता मत करो, मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा भी। बदकिस्मती से तुम गलत ड्राइवर से टकरा गए हो। मैं इसी फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। इस पूरे इलाके की हर गली मुझे याद है। वह मुस्कुराया। तुम्हें मायूस होना पड़ेगा, मैं तुम्हें 15 मिनट में वहाँ पहुँचा दूंगा। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक कैब लेने से पुराने स्कूल मेट से मुलाकात हो जाएगी। माफ कीजिएगा, आप हानसोंग यूनिवर्सिटी में किस डिपार्टमेंट में थे? मीठे अंदाज में लड़की ने पूछा। मेरा नाम लिन शू है, इंग्लिश में मेजर कर रही हूँ। आप किस साल और किस डिपार्टमेंट से हैं? लिन शू का सवाल सुनकर योंग शेन मुस्कुराया। मेरा नाम योंग शेन है। उसी पल नेविगेशन सिस्टम से आवाज आई, डिंग डोंग। ड्राइवर ने सुझाए गए रूट से डिवेट किया है, नया रूट सेट किया जा रहा है। ये क्या बकवास ड्राइविंग है? ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया? गाड़ी चलाओ ठीक से, बक बक बंद करो। लिन शू के बॉयफ्रेंड ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, भाई इतना गरम मत हो, मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, इससे हम 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये रास्ता पक्का जल्दी है, मैं गारंटी देता हूँ कि टाइम पर पहुँचेंगे। अगर लेट हुआ तो मेरी कमाई भी जाएगी और आपको वापस छोड़कर आना पड़ेगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। वाह हैंडसम ड्राइवर, आपको तो रास्तों की बड़ी अच्छी जानकारी है। मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, मुझे भी इस रास्ते का नहीं पता था। कमाल हो आप, अपना नंबर दीजिए, आगे कभी मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को कहीं जाना हुआ तो आपको ही कॉल करेंगे। गाड़ी पागलों की तरह दौड़ी और अचानक हॉस्टल गेट पर ब्रेक लगाकर रुक गई। घड़ी में टाइम था 10:29। लिनशा तेजी से गाड़ी से उतरी और गेट की ओर देखकर खुशी से चिल्लाई, आंटी मैं आ गई, अब ऊपर अपने रूम में जा रही हूँ। फिर मुड़कर मुस्कुराई और कहा, थैंक यू सीनियर योंग शेन, ये ड्राइवर तो वाकई कमाल का है, 5 स्टार तो बनता है। वहीं दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे गुस्सा था कि इस ड्राइवर ने उसकी सारी प्लानिंग
स्टीयरिंग पर पानी फेर दिया। योंग शेन ने पीछे मुड़कर पूछा, भाई साहब आप अभी तक गाड़ी में ही हैं? आपको कहाँ जाना है? एक और राइड ले लूंगा। ड्राइवर बस गाड़ी चलाते रहो। क्या साला, ये पैसेंजर भी कोई कम घटिया नहीं है। अब स्क्रीन पर एक नई रेटिंग झलकी, 1 स्टार। इस राइड का तो सत्यानाश हो गया। योंग शेन मन ही मन बड़बड़ाया। उसे लगा शायद 1 स्टार रेटिंग से ड्राइवर की कमाई कट जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि योंग शेन को तो ऐसी घटिया ड्राइवर रेटिंग की ही जरूरत थी। ये राइड तो मेरे लिए जैकपॉट निकली। देखते हैं इस बार सिस्टम गर्ल क्या इनाम देती है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आज का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। आपकी योग्यता के आधार पर आपको घटिया ड्राइवर ऑफ द ईयर मेडल दिया जाता है। साथ ही आपको एक मार्शल आर्ट स्किल दी जा रही है, राइट एक्सट्रीमिटीज फिस्ट, जो बेहद शक्तिशाली है। यह स्किल तुरंत प्रभाव में आ जाएगी। सुनते ही योंग शेन के पूरे शरीर में तेज ऊर्जा का बहाव महसूस हुआ। उसकी बॉडी से एक जबरदस्त आभा निकलने लगी। इस बार तो मुझे कोई सुप्रीम मार्शल आर्ट मिल गई। देखना पड़ेगा ये कितना असरदार है। सोच ही रहा था कि उसकी नजर पीछे सीट पर बैठे लिन शू के बॉयफ्रेंड पर पड़ी। चेहरा ही चिढ़ाने वाला लग रहा था। क्यों ना इसका ही टेस्ट कर लूं। ओ भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने जान हथेली पर रखकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को टाइम पर हॉस्टल पहुंचाया, जैसा तुम चाहते थे। फिर भी तुमने मुझे 1 स्टार क्यों दिया? बताओ, मैं कमाई कैसे करूं? ऐसे नहीं बोलते ड्राइवर। ड्राइविंग कर रहे हो तो ध्यान से चलाओ। ये बकबक बाद में करना, जब पहुंच जाएंगे तब बता दूंगा, उस बेहुदा लड़के ने बेरुखी से कहा। आखिरकार गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंची। अब बताओ 1 ही स्टार क्यों दिया? योंग शेन ने रुकते ही दोबारा पूछा। उसने फोन निकाला और बोला, हाँ तुम लोग पहुंच गए क्या? बाहर आओ। मैं आ गया। अचानक कई लड़के दौड़ते हुए बाहर आए। असल में ये लोग तो पहले से ही यहाँ घात लगा कर बैठे थे। क्या बकवास है, इस पैसेंजर ने किराया तो दिया नहीं, ऊपर से अपने दोस्तों को बुला लिया है गाड़ी तोड़ने के लिए। ये कोई मजाक है क्या? हर किसी के हाथ में डंडे थे और चेहरों पर गुस्से की आग। सबके सब गाड़ी की ओर झपटते। अबे ओ कमीने, गाड़ी से नीचे उतर, तुरंत नीचे उतर, गुंडों ने चिल्लाते हुए कहा और साथ ही योंग शेन की गाड़ी पर डंडे बरसाने लगे। अभी अभी मिली इनामी गाड़ी फिर से चकनाचूर हो गई। ड्राइवर की किस्मत इतनी घटिया क्यों होती है? योंग शेन मन ही मन सोचने लगा। हे भगवान, उसने सामने खड़े लड़के से पूछा, भाई ये सब क्या है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हरामखोर ड्राइवर, लड़का दांत पीसते हुए बोला। तूने मेरी सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। मैं दिन भर अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता रहा, खाना खिलाया, टाइम पास किया, बस 10-30 के बाद तक टालना था। मैं लगभग कामयाब हो चुका था। फिर सोचा कैब बुक कर लूं ताकि टाइम पर न पहुंचे, और तब तू आ गया। तू जैसे घटिया ड्राइवर की एंट्री हो गई। मैंने सोचा था आज रात वही हो जाएगा जो मैं चाहता था, लेकिन अब तेरे चक्कर में सब गया भाड़ में। मैंने जानबूझकर ऐसी गाड़ी बुक की थी जिससे लेट हो जाए, और तू शॉर्टकट पकड़ बैठा। आज तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। योंग शेन ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या बकवास है, तेरी मर्दानगी जवाब दे गई और अब तू मुझे दोष दे रहा है? भाई आज नहीं तो कल या फिर परसों सही, मौके बहुत मिलेंगे। मगर तू तो खुद ही लायक नहीं निकला, और ऊपर से जब गाड़ी में बैठा तो तू ही सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था। जल्दी करो, टाइम नहीं है। मैंने वही किया जो तू चाहता था, अब और क्या चाहिए तुझे? योंग शेन की बात सुनकर भी वो नहीं माना, उल्टा गुस्से से चिल्लाया, बकवास बंद कर और गाड़ी से नीचे उतर। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, और योंग शेन को गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। तो तुम लोगों ने मौत को ही चुन लिया है? योंग शेन मुस्कुराते हुए बोला, अभी अभी सिस्टम से मुझे एक मार्शल आर्ट स्किल मिली है। क्या नाम था? हाँ, एट एक्सट्रीमिटीज फिस्ट। ताजा मिली है तो ट्राई करना तो बनता है। अपनी किस्मत को दोष मत देना। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, सामने लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लड़का डंडा लेकर खड़ा था। अगर ये स्किल काम ना आई तो मेरा शरीर तो सैंडबैग बन जाएगा। योंग शेन के मन में थोड़ी घबराहट जरूर थी। उधर पैसेंजर ने योंग शेन को बाहर आते देखा और चिल्लाया, इस कमीने ड्राइवर में तो हिम्मत भी है, गाड़ी से उतर आया। चलो जल्दी निपटाते हैं, फिर आराम करेंगे, बाद में सबको हॉटपॉट खिलाऊंगा। इसने जो गड़बड़ की है उसका गुस्सा तो उतारना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, सब योंग शेन की ओर दौड़े, लेकिन तभी योंग शेन ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। 1 मिनट रुको। क्या हुआ बे, डर गया क्या? अगर डर लग रहा है तो घुटनों के बल बैठ जा, मेरे जूते चाट ले। अगर मेरा मूड ठीक हुआ तो छोड़ भी दूंगा। जल्दी फैसला कर, मेरे भाई भूखे बैठे हैं, मुझे हॉट पॉट खाना है। योंग शेन ने मुस्कुराते हुए पीछे लगे सीसीटीवी कैमरे की ओर इशारा किया। देख रहे हो, ये कैमरा है, अगर तुम लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर बच नहीं पाओगे। एक सुझाव है, उधर चलो कोने में जहाँ अंधेरा है, कोई कैमरा नहीं, वहाँ जितना मन करे उतना पीट लेना, कोई सबूत नहीं रहेगा। बात तो तर्क की लगी। पैसेंजर बोला, ड्राइवर तू तो बड़ा समझदार निकला, चलो लड़कों उसे उधर ले चलते हैं। जैसे ही वे सब अंधेरी गली की तरफ बढ़े, कुछ ही देर में वहाँ से चीखें गूंजने लगी, अरे बचाओ, माफ कर दो। और फिर योंग शेन हाथ जेब में डाले आराम से बाहर निकला। उसके पीछे गली में दर्जनों लड़के ऐसे पड़े थे जैसे किसी ने उन्हें पीट पीट कर सैंडबैग बना दिया हो। उनमें से सबसे बड़ा और ताकतवर लड़का, जो बुरी तरह पिट चुका था, कराहते हुए बोला, साले जुगानियों, तूने कहा था ये ड्राइवर कमजोर है, कहा था आसानी से पीट देंगे, ये कैसा आसानी था, मैं तो खुद केले की तरह पिट गया। मुझे तो लग रहा है अब मैं सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा। भाई हमारी मेडिकल बिल्स तू
तू ही भरेगा। मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, जगांग यू के एक साथी ने दर्द से कराहते हुए कहा। इस बंदे की मार्शल आर्ट्स इतनी खतरनाक है कि आंखें खोलने का टाइम तक नहीं मिला, बस धड़ 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 और सब जमीन पर थे। भाई छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत दर्द हो रहा है। वहीं जगांग यू जो खून से लथपथ था दर्द में बोला, उफ, मुझे क्या पता था कि इतना मासूम सा दिखने वाला ड्राइवर असल में ब्रूस ली निकलेगा। उसने 2 मुक्के मारे और मेरी पसलियां चटकने लगी। छाती में तो ऐसा लग रहा है जैसे हड्डी ही टूट गई हो। योंग शेन फिर अपनी गाड़ी में बैठा और धीरे धीरे उसे जगांग यू की तरफ बढ़ाने लगा, जो अब भी दर्द से कराह रहा था। जगांग यू, इधर आ। हाँ हाँ भाई आ रहा हूँ, तूने तो पहले ही अधमरा कर दिया है, अब तो छोड़ दे, कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, पसलियां तो सब टूटी हुई लग रही हैं। अगर तूने दोबारा मारा ना तो घर वालों को बॉडी उठाने आना पड़ेगा। अरे डर किस बात का है, मैं तो बस उंगली से भी हिला दूं तो तू उड़ जाएगा, जल्दी इधर आ। योंग शेन गरज कर बोला। हाँ हाँ आ रहा हूँ, क्या चाहिए, सीधा बात कर, मेरी रेटिंग बदल, तुझे पता भी है ये मेरी नई गाड़ी है, पहली राइड थी और तूने एक स्टार दे दिया, अब बताओ मैं आगे कैसे कमाऊंगा। अगर तुझे अपनी भलाई प्यारी है तो अभी के अभी रेटिंग बदल, योंग शेन ने गुस्से में कहा। जगांग यू डर के मारे हाथ जोड़ता हुआ बोला, हाँ हाँ भाई ये तो बहुत छोटी बात है, अभी बदल देता हूँ, प्लीज छोड़ दो। पहली राइड ही अगर एक स्टार हुई तो आगे कैसे चलेगा। हर राइड पर घटिया ड्राइवर का टैग लगेगा, फिर चाहे गिफ्ट्स मिले लेकिन ऐप तो मुझे बाहर निकाल देगा, तो फिर मैं आगे क्या चलाऊंगा। इतना कहकर योंग शेन मुड़कर चल पड़ा। रास्ते में उसके फोन पर कॉल आया। हैंडसम, क्या तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को घर छोड़ा? लिन शाह रू की आवाज थी। कितना किराया हुआ? मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। वैसे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारा घटिया बॉयफ्रेंड कई लड़कों को लेकर मुझे पीटने के लिए घात लगाकर बैठा था, लेकिन भगवान की कृपा रही, मैंने सबको अस्पताल पहुँचा दिया। पैसे मत भेजो, उसे दवाइयों के लिए काम आएंगे। मुझे लगता है अब उसके पास 2 ही पसलियां बची हैं। योंग शेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और सुनो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। मेरी मानो तो जल्द से जल्द ब्रेकअप कर लो। उधर जगांग यू जो लंगड़ाता हुआ वापस लौट रहा था, उसका फोन बज उठा। लिनशू का सवाल गूंजा, जगांग यू, तुमने उस हैंडसम ड्राइवर को पीटने के लिए लोगों को क्यों बुलाया था? गर्लफ्रेंड की पूछताछ सुनकर जगांग यू का पारा चढ़ गया। अरे वाह, तुम दोनों ने बस एक राइड शेयर की और अब तो कॉल पर हैंडसम भी कह रही हो। मैं यहाँ मरते मरते बचा और तुम्हें उसकी पड़ी है, मैं तो पिट गया और तुम्हारा ध्यान उस ड्राइवर पर है। क्या ये लड़की पागल है? वो बड़बड़ाया, खुद लोगों को पीटने भेजा और अब उल्टा रो रहा है। शेरू बोली और मुड़कर चली गई। गुस्से से तिलमिलाया जगांग यू अब और बौखला गया। उसने फिर से ऐप खोली और योंग शेन को एक स्टार रेटिंग देकर कंप्लेन भी ठोक दी। अब कर ले जो करना है घटिया ड्राइवर, कहकर चला गया। लेकिन योंग शेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसी पल सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक 10 कमबैक पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। इनाम में मिल रहा है एक मेगा बॉडी एनहांसमेंट, 1000 डिफेंस पॉइंट्स। अब किसी भी हथियार से आप अजय रहेंगे। एनहांसमेंट प्रक्रिया 29 मिनट में पूरी होगी। क्या आप स्वीकार करते हैं? धन्यवाद जगांग यू, योंग शेन मुस्कुराया। तेरी कंप्लेन से मेरी लाइफ बन गई, मुझे ये बॉडी एनहांसमेंट मिल गई है, चलो शुरू करते हैं। योंग शेन ने ठान लिया, घर जाकर तुरंत प्रक्रिया शुरू करूंगा। जैसे ही वो घर पहुंचा, सीधा बेड पर लेट गया और सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम बॉडी एनहांसमेंट प्रोसेस शुरू करो। होस्ट का आदेश प्राप्त हुआ, प्रक्रिया शुरू हो रही है, कृपया धैर्य रखें, ये प्रक्रिया 39 मिनट तक चलेगी, कृपया इसे बीच में न रोकें। प्रक्रिया शुरू हुई। योंग शेन ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक बदलाव आने लगा है। नीले रंग की ऊर्जा की धाराएं उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थीं। हर लहर में जबरदस्त ताकत थी। पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ चला। 39 मिनट बाद जब योंग शेन उठा तो उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर अब लोहे का बना हो। अब किसी भी सामान्य हथियार से उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता था। वो अब पृथ्वी पर सबसे मजबूत शरीर वाला इंसान बन चुका था। अब तो खुलकर लड़ाई लड़ सकता हूँ। वो मुस्कुराया, पर ये बदबू कहाँ से आ रही है? जैसे ही वो सोचने लगा, हद तेरी, ये तो वही मशहूर मेरो क्लेंजिंग है, जल्दी नहाना पड़ेगा वरना गंध से ही कोई मर जाएगा। अगले दिन सुबह जॉगिंग के दौरान योंग शेन नंबर 8 वाले मकान के पास से गुजरा। वहीं उसकी नजर मिस जू पर पड़ी, एक जवान और बेहद आकर्षक लड़की। क्या आप मिस जू हैं? योंग शेन ने पूछा। हाँ मैं ही हूँ, मेरा नाम जू जोंग है। क्या आप योंग शेन हैं? नंबर 1 वाले घर में रहते हैं ना? हाँ हाँ वही हूँ, और वो जो बड़े बड़े गिफ्ट्स भेजे थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे वो बहुत पसंद आए। कोई बात नहीं मिस जू, आप अपनी एक्सरसाइज जारी रखें, अगली बार और बात करेंगे। कहते हुए योंग शेन वहाँ से जाने लगा। पीछे रह गई जू जोंग, जो उसे जाते हुए देखती रह गई। वाकई ये तो असली रईस से ज्यादा लगता है, कोई नकली या दिखावा नहीं। अब दिल को तसल्ली हुई। योंग शेन मन ही मन सोचने लगा, अगली बार बिना गिफ्ट आए तो बात अधूरी लगेगी, उसे क्या गिफ्ट दूं? योंग शेन सोच में पड़ गया। तभी उसे याद आया, मेरे पास तो वो $1000 वाली चाय है, उसे देना तो परफेक्ट रहेगा। ठीक है, फैसला हो गया। कहते हुए योंग शेन सीधे जू जोंग के घर पहुंच गया। डिंग डोंग दरवाजा खुला और नानी मुस्कुराते हुए सामने आई। अरे हैंडसम, आज कैसे आना हुआ? बस एक छोटा सा गिफ्ट देने आया हूँ, जरा अंदर आ सकता हूँ? योंग शेन ने अंदर झांका, देखा कि जू जोंग घर पर ही थी। वैसे तो मेरे पास कुछ बहुत कीमती नहीं है, पर ये चाय है, कृपया इसे यंग मिस को दे दीजिए, उन्हें पसंद आएगी। उसी समय ऊपर से एक लड़की उतरती दिखी, भीगी जुल्फें, गीला टॉवल, शायद अभी अभी शावर से निकली थी और काफी आकर्षक दिख रही थी। मिस्टर योंग आए हैं? अंदर आइए ना। नानी, मेहमान के लिए चाय लाओ। योंग शेन झेपते हुए बोला, मैं खुद ही चाय लेकर आया हूँ, आप लोग आराम से पिए, इतनी कीमती चाय। जू जोंग ने उत्साहित होकर कहा। नानी जल्दी
जल्दी से बनाओ, मुझे तो पीने की बड़ी तलब है। नहीं नहीं नानी और यंग मिस, आप लोग एंजॉय कीजिए, मुझे तो निकलना है। एक राइड रिक्वेस्ट आया है, अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो ग्राहक 1 स्टार दे देगा और मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या तुम ड्राइविंग करते हो? जूझोंग हैरानी से बोली। मिस्टर योंग, आप क्या काम करते हैं? मैं एक ग्रैब ड्राइवर हूँ, अब मुझे चलना होगा, ग्राहक इंतजार कर रहा है। क्या योंग शेन ड्राइवर इतना अमीर और फिर भी गाड़ी चलाता है? यकीन ही नहीं होता, मिस जू बोली हैरानी से। नानी ने चाय का डिब्बा लेकर ध्यान से देखा। चलो देखते हैं वाकई कीमती है या बस ऐसे ही। जैसे ही डिब्बा खोला वो हक्की बक्की रह गई। हे भगवान, ये तो मुझे सच में नहीं पता कि ये कौन सी चाय है और इतनी महंगी लग रही है कि डर ही गया। इसे ओल्ड हॉर्न के पास ले जाओ, वही बताएंगे असली कीमत क्या है। जी मिस, मैं अभी जाती हूँ, नानी बोली और तुरंत निकल गई। नानी के जाते ही मिस जू गहरी सोच में पड़ गई। योंग शेन करोड़ों की विला का मालिक और एक ग्रैब ड्राइवर, इतनी अजीब बात। कोई तो राज है इस लड़के में, मुझे इसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा। उधर योंग शेन को एक नई राइड रिक्वेस्ट मिली। गाड़ी लेकर लोकेशन पर पहुंचा ही था कि दूर से एक खूबसूरत लड़की आती दिखाई दी। अरे ये तो वही लाल बालों वाली लड़की है जो कल मिली थी। आज उसने और भी स्टाइलिश कपड़े पहन रखे थे। गाड़ी में बैठते ही उसने कहा, भाई मैं कैसी लग रही हूँ आज? जबरदस्त ड्रेसअप किया है नाइट आउट के लिए। पर ये क्या, तुम्हारी नई गाड़ी? ये तो बड़ी पुरानी और गंदी लग रही है। तेरे पास पैसे हैं और गाड़ी ऐसी? वाह भाई, अगर तू कुछ ना बोलता तो मैं 99 पॉइंट्स देती, पर मुंह खोलते ही 59 हो गए। तो चुप रहो और बस बैठो, मैं तुम्हें मैरी रेस्टोरेंट छोड़ देता हूँ। सीट बेल्ट बांधो, योंग शेन ने सीरियस होकर कहा। लड़की खिलखिला के हंसी। आज मेरा मूड अच्छा है, क्यों ना मैं इस हैंडसम ड्राइवर को डिनर पे इनवाइट कर लूं। मैंने पहले ही मैरी रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर ली है। योंग शेन ने झट मना कर दिया। मैं अपनी ड्राइविंग से बहुत पैशनेट हूँ, ग्राहक लाइन में लगे हैं, खाना खाने का टाइम कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि डिनर करवा कर होटल ले जाओ, फिर मेरी किडनी निकाल लो। आज सुबह ही अखबार में ऐसा केस पड़ा है, कहीं तुम भी वही प्लान तो नहीं बना रही? लड़की ठाका लगाकर हंसी। हैंडसम, तुम बहुत मजेदार हो। होटल जाने का मतलब तुम्हें किडनी निकालना नहीं, कुछ अच्छा और प्रॉपर करना था। वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, पापा ने नया कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया है, कल साइन होगा, ढेर सारे पैसे मिलेंगे, तो मैं बस थैंक यू कहना चाहती थी तुम्हें। चलो ना चलो ना, योंग शेन ने फिर जोर से जवाब दिया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन डिनर बाद में सोचेंगे। ये हैंडसम लड़का अजीब है, मैं सुंदर हूँ, बड़ी ब्रेस्ट्स हैं, गोरी और खुशबूदार भी हूँ और उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रही हूँ, फिर भी वह मना कर रहा है। क्या ये लड़का तलवारबाजी करता है? जैसे ही गाड़ी मंजिल पर पहुंची, लड़की बाहर निकलते हुए गुस्से में बोली, क्या अजीब आदमी है, इतनी सुंदर लड़की हो और ये लड़का इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, बस पैसे कमाने के लिए ड्राइविंग में ही लगा हुआ है। ये जरूर गे है। राइड छोड़ने के बाद योंग शेन को एक और ऑर्डर मिला। आज उसने काफी अच्छा कमाया था। जैसे ही वह पिकअप पॉइंट पर पहुंचा, उसके सामने 2 लोग जोर से झगड़ते हुए दिखाई दिए। क्या तुम गाड़ी में चढ़ने और भागने का इरादा रखते हो? अगर आज नहीं पे किया तो कहीं नहीं जा पाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस गलती से उस कार के पास से निकला था, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं और तुम मुझे पैसे देने को कह रहे हो। वो कार अचानक मेरी तरफ गिर गई और तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। क्या तुम पागल हो? क्या तुम कह रहे हो ये तो एक बड़े आदमी की कार है, वो यहाँ बस 10 मिनट के लिए खड़ी थी और तुम आकर ऐसे टकराए कि बम की तरह गिर पड़ी। अगर ये तुमने किया नहीं तो क्या ये मैं कर रहा था? बस चुप रहो और बहुत ज्यादा बात मत करो। थोड़ी देर के बाद योंग शेन को बोरियत होने लगी। उसने गाड़ी से बाहर आकर कहा, अरे भाई बहन, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? सामने सड़क पर एक कैमरा लगा हुआ है जो इस जगह को सही से रिकॉर्ड कर रहा है, क्यों ना तुम वहाँ जाकर फुटेज देख लो। लड़ने की बजाय लड़ाई में बुरी तरह उलझे हुए दोनों पक्षों को उसकी बात समझ में आ गई। वाह, ये ड्राइवर कितना स्मार्ट है, हम क्यों नहीं ये सोच पाए? अरे तुम चलो कैमरा चेक करने चलते हैं। और लंबे बाल वाले लड़के ने योंग शेन को देखा और फिर नई कार की तरफ इशारा किया। तुम्हारी कार ये अस्थाई प्लेट्स वाली है ना? नई कार है ना? सुनो, दूसरों के मामले में मत पड़ो। अगर तुम ऐसा करना जारी रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए नई कार खरीद कर देती है और कोई आकर उसे तोड़ देता है तो कैसा लगता है? क्यों नहीं कैमरा चेक कर रहे हो? क्या तुम कुछ बुरा छुपाना चाहते हो? योंग शेन ने कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम बड़े लग रहे हो, लेकिन एक छोटी लड़की को धोखा दे रहे हो, ये तो शर्म की बात है। तुम मर्दों के लिए कलंक हो। लंबे बाल वाले लड़के ने यह सुनकर गुस्से में आकर कहा, तुमसे क्या मतलब है बच्चों? मेरी कार को क्या हुआ है? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर इस राइड की वजह से तुम्हारी वजह से ये पूरी नहीं होती तो अगला ऑर्डर कैसे लूंगा, समझे? योंग शेन ने जवाब दिया, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं चुप रहूंगा? ये लड़की सफेद शर्ट में है, तुम्हें उसे छोड़ना होगा या फिर हम कैमरा चेक करेंगे। ये बहुत साधारण सा है, क्या कहते हो? लंबे बाल वाला लड़का गुस्से में बोला, तुम तो बहुत बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी कार तोड़ने से नहीं डरता। अगर तुम्हारे पास उसे तोड़ने का पैसा है तो ठीक है, तोड़ लो, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। योंग शेन ने उसे चुनौती दी। तुम कहते हो कि ये सस्ती है तो फिर जल्दी से तोड़ दो, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? लंबे बाल वाला लड़का चिढ़ते हुए, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? उसने अपनी बाहें चढ़ाते हुए योंग शेन की कार तोड़ने की तैयारी की। लड़की ने देखा और शोर मचाया, यह मामला मेरा है, तुम इसमें क्यों कूद रहे हो? लेकिन तभी लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे तोड़ने दो। कल मैंने कुछ लड़कों को मेरी कार तोड़ने के लिए जेल भेजा था, तो एक और आज जेल भेजने से क्या फर्क पड़ेगा? लंबे बाल वाले लड़के ने चिढ़ते हुए कहा। लड़की ने योंग शेन से माफी मांगी। मैं सच में माफी चाहती हूँ, मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। योंग शेन ने लंबे बाल वाले लड़के से पूछा,
पूछा, क्या तुमने खाना खाया है? अगर नहीं तो पहले कुछ खा लो, फिर आकर मेरी कार तोड़ना। तोड़ने के लिए ताकत चाहिए, समझे? लंबे बाल वाले लड़के ने गुस्से में आकर लकड़ी का डंडा उठाया और योंगशेन की कार पर वार करने के लिए दौड़ा। डंडा डरावना तरीके से कार की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह डंडा कार पर गिरने वाला था, वह लंबी कार की लैम्बोर्गिनी लोगो से टकरा गया। अगर ये डंडा कार पर लगता तो तुम जीवन भर काम करते और फिर भी उसे नहीं चुका सकते थे, योंगशेन ने कहा, डर के मारे लंबे बाल वाले लड़के को देखकर। क्या हुआ दोस्त, अगर तोड़ने का मन था तो तोड़ो, अब क्यों खड़ा हो? योंगशेन ने मखौल उड़ाया। लंबे बाल वाला लड़का डंडा फेंकते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, यह एक गलत फहमी थी, शायद हवा ने मेरी कार को गिरा दिया। ये लड़की इसका दोषी नहीं है, कृपया उसे जाने दो। लड़की को देखकर योंगशेन ने जवाब दिया, क्या हुआ बड़ा भाई, तुम तो अभी मेरी कार तोड़ने वाले थे, फिर अचानक क्यों बदल गए? तुमने कहा था कि अगर मुझे हराया तो तुम्हारा आत्मसम्मान घट जाएगा। माफी चाहता हूँ, ये सब मेरी गलती है, कृपया उसे जाने दो और कार में बैठो। योंगशेन ने लड़की को कार के अंदर बिठाया और कहा, कोई बात नहीं, ये तो तकदीर थी, अगर तुमने मेरी कार नहीं बुलाई होती तो मैं यहाँ बैठकर तुमसे बात नहीं कर रहा होता। लड़की ने ध्यान से सोचा और कहा, यह अजीब है, वह लड़का पहले तो इतनी कड़ी मेहनत से मेरी कार तोड़ने की धमकी दे रहा था, फिर अचानक क्यों रुक गया और इतना डरा हुआ क्यों दिखने लगा? क्या तुमने खाना खाया है? योंगशेन हंसी मजाक करते हुए बोला, शायद उस लड़के की मर्जी के खिलाफ उसकी जिम्मेदारी ने उसे रोक लिया होगा। उसे एहसास हुआ कि वह एक गंदा इंसान है, इसलिए उसने अपनी कार रोक दी। फिर उसने कार स्टार्ट की और तेजी से निकलते हुए कहा, सिर्फ एक गैस पेडल पर हल्का सा टच और हम यहाँ हैं। जब लड़की कार से उतरी तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम? योंगशेन ने जवाब दिया, मेरा नाम योंगशेन है, खाना खाने का समय है, मैं तो बहुत भूखा हूँ। तुम? लड़की ने हंसते हुए कहा, खाना तो खाने की बात है, क्या तुम मेरे साथ खाओगे? मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना है तो मैं तुम्हें अपने साथ डिनर पर बुला रही हूँ। योंगशेन मुस्कुराया और कहा, ठीक है, लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है, तुम अपनी दोस्तों के साथ खा लो, हम अगले बार मिलकर खाते हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे का QR कोड स्कैन कर एक दूसरे को दोस्त बना लिया। जब योंगशेन कार में बैठा तो उसका पेट गड़गड़ाने लगा, आज बहुत काम किया है, कुछ खाना चाहिए। फिर उसने कार रुकवा कर एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। जैसे ही वह बैठा उसकी फोन से संदेश की घंटी बजी। क्या बकवास है? उसने फोन निकाला और देखा कि यह जन का संदेश था। तुम दूर हो क्या? मैं रूम 3002 में हूँ, यहाँ एक पैरवीट गंदा आदमी मुझे जबरदस्ती कर रहा है, मदद करो। योंगशेन को यकीन नहीं हुआ, क्या ये सच है? 5 मिनट भी नहीं हुए और ये क्या हो गया? वह तुरंत रेस्टोरेंट में गया और रिसेप्शन पर पूछा, क्या आप रूम 3002 चेक कर सकते हैं? मेरी दोस्त कई घंटे से वहाँ बैठी है, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वह रूम 3002 के पास पहुँचा, एक लंबा आदमी सामने आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो योंगहान? सच में छोटी दुनिया है। योंगशेन ने देखा कि लड़की जन बहुत दुखी दिख रही थी और उसके पास 2 लड़कियां थीं जो उससे चिपकी हुई थीं। एक लड़की ने कहा, चुप रहो, अब बात मत करो, उसे डॉर्म में ले चलो, चिंता मत करो। योंगशेन ने तुरंत बिना समय गंवाए एक कुर्सी लाकर उसे योंगहान की टांग पर मारी, जिससे वह चिल्लाया, ये तुम हो योंगशेन? क्या संयोग है, तुम्हें तो हमेशा मेरा पीछा करना होता है। क्या कर रहे हो तुम? योंगशेन ने गुस्से में पूछा। योंगहान ने एरोगेंटली कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हें जल्दी निकाल दिया तो क्या तुम एक छोटा सा विवाद नहीं संभाल सकते? ये छोटा सा मामला है, योंग परिवार के लिए कोई समस्या नहीं है। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, योंगशेन यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, आज मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। योंगहान ने गुस्से में कहा और फिर अपनी दोनों साथियों को जन को ले जाने का आदेश दिया। वह जा ही रहे थे कि योंगशेन ने अचानक चिल्लाकर कहा, ठहरो, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? क्या तुम दोनों सच में जन की रूममेट हो? मुझे नहीं लगता, तुम दोनों तो ऐसा लग रहे हो जैसे उसे अपहरण करने आए हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्या तुम दोनों ने उसे ड्रग्स दी है और फिर उसे जोंगहान के साथ सेटअप कर रहे हो? योंगशेन ने सवाल किया। एक लड़की ने हंसते हुए कहा, क्या कह रहे हो, वह इस लड़के की गर्लफ्रेंड है, बस थोड़ी बहस हो गई थी और वह थोड़ी ज्यादा पीली थी, हम उसकी रूममेट्स हैं, बस उसे घर ले जा रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो, ड्रग्स और सेटअप? लेकिन योंगशेन ने पूछा, अगर ये सब सही है और वह सिर्फ एक आम झगड़ा था तो फिर उसने मुझे क्यों संदेश भेजा कि तुम लोग उसे ड्रग दे रहे हो और होटल में ले जा रहे हो? इन शब्दों को सुनते ही तीनों की आंखें चौड़ी हो गईं और वे चिल्लाए, क्या बकवास कर रहे हो योंगशेन? मैं सच में इस लड़की की रूममेट हूँ, हमें बदनाम मत करो, तुम सच में बहुत गंदे हो। जोंगहान भी गुस्से में बोला, मैं इस लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम हमारे बारे में झूठ मत बोलो और हमें छेड़ने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम अब यहाँ से नहीं गए तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा। योंगशेन ने अपना फोन निकाला और कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने उसे छुआ है, बस डॉक्टर से उसकी जांच करवाने दो, देखेंगे क्या तुमने कुछ किया है। 1 मिनट रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूँ तुम? जोंगहान गुस्से में कराहते हुए बोला, क्या तुमने हमारा हिसाब नहीं चुकता किया है? क्या तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो? वह गुस्से में वहाँ से जाने की कोशिश करता है और कड़ी चेतावनी देता है, तुम बस देखो, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। जोंगहान को जाते हुए देख दोनों लड़कियां भी जाने का फैसला करती हैं। उसका बॉयफ्रेंड जा चुका है, हम उसकी रूममेट्स हैं, हमें इस सब से कोई लेना देना नहीं है, कहकर दोनों भी वहाँ से निकल जाती हैं। क्या दोस्तों की यह हालत होती है, अपने दोस्त को ऐसे अकेला छोड़ देना? योंगशेन ने गुस्से में जन को पकड़कर झकझोरा। जन, क्या हुआ है? तभी जन को होश आया
और वह बोली, योंग शेन मुझे ले चलो प्लीज। योंग शेन तुरंत रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मैं एक कमरा किराए पर लेना चाहता हूँ। जी सर, एक कमरा अभी उपलब्ध है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और दरवाजा खोलकर जन को अंदर ले आया। जन अब भी कुछ बड़बड़ा रही थी। योंग शेन तुम ही हो ना जिसने मुझे बचाया? योंग शेन ने पूछा। क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम उन्हें कैसे जानती हो? जन ने जवाब दिया, वे दो रूममेट्स थे, वांग लान और जेयाफ। वे आज मुझे डिनर पर बुला रहे थे। जैसे ही मैं डाइनिंग रूम में घुसी, मुझे जोंग हान वहाँ मिला। जब मैं खाना खाने जा रही थी, उसने मुझे पानी का गिलास दिया और कहा कि इसे पी लूं। उसने मुझे ड्रग्स दे दी थी। जैसे ही मैंने पिया, मैं चक्कर खाने लगी और बेहोश होने लगी। वे इतने नीच थे, सब कुछ पहले से सोचा हुआ था। योंग शेन गुस्से में बोला, ये दोनों शायद जोंग हान के लिए पैसे लेकर काम कर रहे थे। जन ने आक्रोश में कहा, मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगी और उन्हें जेल में डलवाऊंगी। मुझे इन नीच लोगों को सजा दिलानी ही होगी। तभी एक पुलिस कार नजर आती है। योंग शेन जानता है कि अब जोंग हान के लिए मुसीबत और भी बढ़ने वाली है। यह गंदा आदमी अब जरूर जेल जाएगा, बस देखो।